असम में आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को देश भर से बधाइयों का सिलसिला लगातार उनका जारी है। पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक भाजपा और एनडीए के नेताओं ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व पर भरोसा जताया। मिजोरम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर के बेयूचा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। इसे पूरे पूर्वोत्तर के विकास के लिए अहम बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि असम में अष्टलक्ष्मी के विजन को नई गति मिलेगी। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए भरोसा जताया है कि असम विकास और सुशासन के नए मानक स्थापित करेगा। हिमंता की दूसरी पारी पर मिल रही ये बधाइयां साफ संकेत देती हैं कि पार्टी नेतृत्व और सहयोगियों का भरोसा उनके नेतृत्व पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। Now we have with us Shri Dr. K. Bechua, MLA from Mizoram and the current state BJP president. Here is present at the BJP hat-trick oath-taking ceremony in Assam. Sir, what you would like to convey to the state of Assam on this historic victory? Yes, on behalf of our state BJP Mizoram, would like to congratulate Mr. Himanta and his colleagues for the landslide victory. And especially he had performed so well for the last 5 years. Now he's continuing his government again. So I really congratulate him. All the best. All right. Thank you. That was Shri Dr. K. Bechua, the BJP state president from Mizoram, who has conveyed the congratulatory note and appreciated the previous 5 years success story of Dr. Himanta Biswa Sarma here in Assam. This is Teju Talnakro reporting for Sudarshan News in Assam. शर्मा जी पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आसाम की जनता को प्रणाम करता हूँ और मेरा विश्वास है 10 वर्ष में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के में आसाम हुआ है अब ये 5 साल उससे भी ज्यादा असम के विकास के 5 साल हो गए और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा ऐसा मेरा विश्वास है। अष्टलक्ष्मी असम के राज्य में आज रचा जा रहा है। तीसरी बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, उसी विचारधारा के आधार पर 12 वर्षों में जो प्रगति असम और अष्टलक्ष्मी के 8 राज्यों ने अनुभव किया है, उसी राह पर अग्रसर होकर असम आगे चलेगा। आज हिमंता जी को और उनके साथी जो शपथ ले रहे हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं और असम की जनता को मेरे तरफ से प्रणाम। It's a great pleasure. It's a great opportunity for us to join this wonderful day. We really congratulate the people of Assam for giving the mandate to this great leader. We are so proud. So we have come to participate in the ceremony. Definitely we will improve. We have been living together and Mr. Himanta Biswa is a great leader. He can coordinate and we have a great hope in him. And surely our relationship will improve. Everything will improve. देखिए, ये असम के लिए एक अभूतपूर्व एक मैंडेट है। सारे असम के लोग जो हमारे फ्यूचर है, भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार को एक ऐसा मैंडेट दिया। वो मैंडेट मिलने के बाद हम सब का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए, जो पॉलिसी डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द अर्लियर गवर्नमेंट जो लिए था, ये कंटिन्यूएंस होगा, ये कंटिन्यू होगा और ये पॉलिसी और प्रोग्राम्स को बढ़ा के ले जाएंगे। इसमें मेरा कोई शक नहीं है। उनका लीडरशिप को सबको सारे असम के लोग जो मैंडेट दिया, ये मैंडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और असम के लिए भी बहुत ही एक ये जो है, मैंने बोला, ये अनप्रेसिडेंटेड।
तो आगे बढ़ते हैं। खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां पर खानापाड़ा मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ गया। जिस कार्यक्रम में देश के कई शीर्ष नेता मौजूद थे, उसी समारोह स्थल से असम पुलिस ने 4 जिंदा गोलियां बरामद कर ली हैं। इस घटना के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये गोलियां एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से मिली हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी कौन है और वह समारोह स्थल तक कैसे पहुंचा और उसके पास से बरामद हुई गोलियों का उद्देश्य क्या था। जिस समय ये घटना सामने आई, उस समय समारोह स्थल पर देश के प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इतना ही नहीं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने थे। ऐसे में समारोह स्थल के भीतर संदिग्ध व्यक्ति के पास से जिन गोलियों का मिलना, यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा गंभीर श्रेणी में आ रही है। हालांकि अब तक पुलिस या किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से आरोपी की पहचान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो साझा नहीं की गई है। यह भी नहीं बताया गया है कि उसके पास कोई हथियार था या फिर सिर्फ गोलियां बरामद हुई हैं। बात करें तो आगे पूरे मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पड़ताल कर रही है। समारोह स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश जांच प्रक्रिया और संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों को लेकर भी जांच लगातार चल रही है। दरअसल देश के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय होती है। ऐसे में जिंदा गोलियों का बरामद होना सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। तो जांच इस मामले में लगातार देखने को मिल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से दूसरी बार की गई अपील अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। पीएम मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने और पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील की है, जिसे सरकार आर्थिक अनुशासन और राष्ट्रहित से जोड़कर देख रही है। लेकिन विपक्ष ने इस अपील को लेकर केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने यह कहा कि ये उपदेश नहीं, सरकार की नाकामी के सबूत है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर तंज कसते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अब भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम पलटवार करते हुए उनके द्वारा कहा गया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में काम कर रहे हैं और जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है। उस बातचीत में क्या कुछ खास रहा है, वो सुनवाते हैं आपको। पीएम ने दूसरी बार अपील की है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता दुष्यंत गौतम साहब से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। दुष्यंत जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दूसरी बार अपील की है कि सोने आप लोग नहीं खरीदें, पेट्रोल डीजल का बचत करें, तमाम विदेश न जाएं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब जब देश पे कोई भी आपत्ति आती है, विश्व में आपत्ति आती है, तो देश भी प्रभावित होता है। और समय समय पे देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश की जनता ने राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है। आजादी से पहले देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, मतलब आप व्यक्ति कार्यकर्ता दीजिएगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लोगों ने लाखों की संख्या में उनके साथ में फौज में भर्ती हुए थे, अपने शहादत दी थी। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान युद्ध के समय में कहा था लोगों से, एक दिन का भोजन छोड़िएगा, ये देश हित में है। तो लोगों ने एक दिन का भोजन छोड़ा। कोरोना काल आया, देश के प्रधानमंत्री का स्टे एट होम, अनेक पाबंदियां लगी। लोगों की जनता ने देखा देश के हित में है, प्रधानमंत्री ने विश्वास किया और उसके कारण से कोरोना काल जैसी बड़ी आपदा से निकल गए। आज वही स्थिति पूरे विश्व के अंदर, जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, युद्ध के कारण तेल वगैरह इसकी परेशानी होने वाली है और हो भी रही है। लेकिन उसमें देश बचाना है, देश के हित में क्या हो सकता है। और ये हम पहली बार नहीं करते, गांधी ने भी की थी, इंदिरा गांधी ने भी की थी कि भाई विदेशी फॉरेन करेंसी बचाने के लिए ये कदम उठाने हैं। समय समय पर सभी लोग करते रहे। चिदंबरम ने भी इसका स्वागत किया, नहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी स्वागत किया। आज देश के प्रधानमंत्री जो कहा है कि सोना नहीं खरीदें, जरूरत हो तो उतना खरीदें, ज्यादा नहीं खरीदें। तो दुष्यंत गौतम साहब साफ तौर से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, जबकि राहुल और अखिलेश केवल राजनीति कर रहे हैं। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।
तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में युद्ध की आग लगातार धधक रही है। वैश्विक तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, ईंधन बचाइए। प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का असर तेल की कीमतों पर पड़ता ही है और अगर संकट गहराया तो भारत पर भी दबाव पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश इस अपील को सुनेगा और मानने के लिए तैयार होगा। दिल्ली के जनपद और खान मार्केट के पेट्रोल पंपों से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें लोगों की राय बटी नजर आई है। किसी ने कहा देश हित में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे, तो किसी ने कहा निजी वाहन मजबूरी है, विकल्प आसान नहीं। तो क्या भारत अब ईंधन बचत की नई आदत अपनाएगा या ये अपील सिर्फ अपील बनकर रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करें। तो कितने स्तर पर ये हो पाया है पॉसिबल, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं दिल्ली के जनपद में। जनपद का ये वो पेट्रोल पंप है जहां पर बहुत शुद्धता जो है देखने को मिलती थी और अब देखिए यहाँ पर जो है ये गाड़ियां और हमारे साथ मैम है जो कि बहुत परेशान है। आप बताइए क्या कुछ असर दिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की अपील की? कोई असर नहीं दिखा है जी। जिसको जो करना है वो करना है। प्रधानमंत्री जी अपना करते चले जा रहे हैं और हम जनता को अब जो करना है वो करना है, वो वही करना है सब। मैडम जी आज भी उतनी भीड़ है जितनी हमेशा? जैसी हमेशा रहती है वैसी है। सब अपने तेल ले रहे हैं आराम से और अपने घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं उनकी की गई अपील को, क्योंकि एक भारी संकट जो है सकती है। तो उसी लिए जो है प्रधानमंत्री ने अपील की थी। अब आगे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये लोग इस कैसे देखते हैं। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल कम करे, आप कैसे देखते हैं? अगर उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो हमें जितना है सहयोग करना चाहिए। तो आप पीएम के साथ हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सफर करें, तो आप कर पाएंगे? मेरे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि ना मेरे घर के पास पे मेट्रो है, ना मेरे लिए बस का वो है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल करता है, क्योंकि ना मेरे को मेट्रो सूट करती है। मेरा ऑफिस बहुत पास है मेरे घर से और जितना मुझे मेरा ऑफिस है उतना ही मेरे लिए मेट्रो है। तो इसीलिए मेरे को या तो पैदल ज्यादा बेटर है, तो गाड़ी मेरा 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को उसके लिए। तो ये देखिए पब्लिक जो है वो पीएम नजर आ रही है और इसके साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि हैं जिस तरीके से सर पीएम ने जिस तरीके से अपील की है कि पेट्रोल डीजल कम से कम करना है, आप कैसे? मैम मैं तो कम ही करता हूँ, मेरी बीवी देती 1000 रुपए मुझे बस रोज। मैं तो तब भी 10 लीटर डलवाता हूँ, 10 लीटर रोज ही डलवाता हूँ। अब और भी कम डलवाइए मैडम, चल नहीं पाएगी ना उससे कम। अब मैडम पीएम हमारे तो पीएम हमारी बीवी है ना घर की। पीएम जो है डलवाते हैं, तो इनकी पीएम जो है वो इनकी बीवी है, वो पहले ही कम है, तो इनके लिए तो और अच्छा हो गया है। सर से बात करेंगे। सर जैसे पीएम मोदी ने बोला है कि पेट्रोल डीजल कम यूज करना है, आप कैसे? सोचना तो कुछ नहीं है, सारी जनता को ही करना पड़ता है। साथ हैं आप पीएम? बड़े लोग नहीं, कहाँ से साथ हुए, वो खुद अपनी रैलियां करते हैं और लोगों को कहते हैं बचत करो। अब आपको हम कहेंगे आप खाना मत खाओ और खुद हम जाके चिकन खाते रहे, तो अच्छा तो ना लगता है। तो देखिए बड़े लोगों को पहले एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, वो करेंगे तो फिर लोग उनके पीछे फॉलो करेंगे, सीधी बात है, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी को पहले एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उसके बाद जो है आगे की बातें करनी चाहिए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता अजिंदर सिंह लोधी के बयान पर अब भाजपा ने जोरदार पलटवार कर दिया है। कुशीनगर से भाजपा सांसद विजय कुमार दुबे ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों, मवालियों और अपराधियों का दल है। विजय दुबे ने आगे कहा कि सपा के लोग अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, जिससे उनकी मानसिकता साफ दिखाई देती है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है और अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या कुछ जवाब देती है। वाली अपराधियों का ये दल है, तो इनके मुख से शोभनीय टिप्पणी तो हो ही नहीं सकता। और आप लोग जानते हैं इस उत्तर प्रदेश में गुंडों के संरक्षण में, गुंडा मवाली अपराधियों के संरक्षण में इन लोगों की सरकार चल रहा था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने
8 साल के कार्यकाल में गुंडागर्दी समाप्त कर दी पूरे उत्तर प्रदेश की धरती से। सारे माफिया सब समाप्त हो गए। तो ये लोग वही लोग हैं जो आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की मांग करेंगे। ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पर आंसू बहाएंगे। ये वही लोग हैं जो अब शब्द नहीं, ये तो लाठी डंडा हथियार के दम पर इस प्रदेश के गरीबों का उत्पीड़न किए, शोषण किए। देखिए, गुंडा महाराष्ट्र के थाने जिले के मीरा रोड इलाके में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। मामला 4 अप्रैल 2026 का है, जब आपको बता दें कि नयानगर स्थित छेड़ा आदर्श बिल्डिंग में रहने वाली फिरदौस अरबाज कुरैशी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 1 किलो 324 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। जांच में खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क उसके पति अरबाज वकील कुरैशी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए मुंबई, मीरा रोड और गुजरात तक फैले पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। ड्रग सिंडिकेट के अंतर्राज्य कनेक्शन की भी जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर शिकंजा जरूर कसेगा। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के पुणे के बिवड़वाड़ी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आपको बता दें कि अपर डिपो के पास मंडप डेकोरेशन के एक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि गोदाम में रखे सिलेंडरों में लगातार 4 से 5 धमाके हुए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। आसपास के लोग दहशत में आ गए। दोपहर करीब 1:23 पर फायर कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जिसके बाद कई फायर स्टेशनों की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 8 से 10,000 स्क्वायर फुट में फैले इस गोदाम में कारपेट, मंडप सजावट का सामान और बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी थी, जिसने आग को और विकराल बना दिया। घटनास्थल पर 7 दमकल गाड़ियां, 15 पानी की टैंकर और 50 से ज्यादा जवानों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा दी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर इतनी बड़ी आग लगी कैसे। अब आगे बढ़ेंगे खबर में। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर आने वाले कुछ महीनों में हवाई संपर्क को लेकर बड़ी तैयारी होती हुई दिख रही है। अब भोपाल देश के कई बड़े शहरों के लिए वहां से सीधी विमान सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। इसमें श्रीनगर, चेन्नई, केरल, देहरादून, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू समेत कई प्रमुख शहर शामिल हैं। दरअसल भोपाल से नई उड़ानों को लेकर ये पहल सांसद आलोक शर्मा की बैठक के बाद तेज हुई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों से प्रस्ताव मांगे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपने सामाजिक माध्यम मंच एक्स पर इनकी आधिकारिक जानकारी साझा कर दी है। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इसके तहत शेड्यूल एयरलाइन ऑपरेटरों को भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों से प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बात अगर आगे करें तो भोपाल विमानतल सलाहकार समिति के सदस्य मनोज मीक ने बताया है कि राजा भोज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठकों में लगातार ये सुझाव सामने आ रहे थे कि राजधानी भोपाल से कई बड़े शहरों के लिए बेहतर विमान सेवाओं की आवश्यकता है। विशेष रूप से चेन्नई, कोलकाता, गोवा, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून और केरलम जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानों की मांग लंबे समय से उठ रही थी और अब इसी मांग को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि नवलखा इलाके में बसों में लगी आग की घटना के बाद अब स्थानीय लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के एएमआईसी मेंबर मनीष शर्मा ने प्रशासन को 12 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो साफ तौर पर यहां पर दे दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि इलाके से बसों को नहीं हटाया गया तो लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम किया जाएगा। दरअसल सोमवार को नवलखा क्षेत्र में खड़ी बसों में आग लग गई थी। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है, लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसों का खड़ा रहना लगातार खतरे की स्थिति पैदा करता है।
आग लगने की घटना के बाद आपको बता दें कि मनीष शर्मा ने बसों को हटाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया था। बताया गया है कि वे करीब 3 घंटे से अधिक समय तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में रहवासी भी वहां पर पहुंच गए और इलाके से बसों को हटाने की मांग करने लगे। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद मनीष शर्मा ने धरना समाप्त किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि मामला अब केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहेगा। बात अगर आगे करें तो मनीष शर्मा का कहना है कि नवलखा इलाके से इससे पहले भी जो बसों में आग लगने की घटनाएं लगातार हो चुकी हैं। ऐसे में बार बार सामने आ रही घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। लगभग 50,000 लोग यहां पर निवास करते हैं। ऐसे में बसों का यहां पर खड़ा रहना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बता दें कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों की पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार चिंता जताई गई है। ऐसे में लगातार आग लगने की घटनाएं स्थानीय लोगों की चिंताओं को और बढ़ा रही हैं। अब स्थानीय रहवासी भी खुलकर आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं। बता दें कि मनीष शर्मा ने कहा है कि यदि 12 दिनों के भीतर बसों को यहां से नहीं हटाया गया तो रहवासियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि कोमहारी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 में एक बेहद ही दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया। यहां पर सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और डर का माहौल है। दरअसल जांच में आपको बताने की सामने आया कि हादसे की शुरुआत शॉर्ट सर्किट से हुई थी। बताया जा रहा है कि घर के भीतर अचानक आग लगी थी, धमाके जैसी स्थिति बनी, जिसके बाद सिलेंडर फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि घर में अफरा-तफरी मच गई। परिवार के सदस्यों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में जिन 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें 4 साल का एक मासूम बच्चा भी है। इसके अलावा 17 और 18 वर्ष के 2 युवतियों और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु से पूरे इलाके में मातम है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब यह पता लगाने के प्रयास हो रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट किस परिस्थितियों में हुआ और उसके बाद सिलेंडर विस्फोट कैसे हुआ। साथ ही घर की स्थिति और आग लगने के दायरे को भी लगातार जांचा जा रहा है। ऐसे में प्रारंभिक सुरक्षा उपायों और विद्युत व्यवस्था की सतर्कता को लेकर भी लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कुम्हारी में सिलेंडर विस्फोट से 4 लोगों की जो मौत है वो यहां पर हुई है। शॉर्ट सर्किट से हादसे की जो आशंका है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मृतकों में 4 साल का जो बच्चा है वो भी फिलहाल शामिल बताया जा रहा है। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर लव जिहाद की साजिश पकड़े जाने के बाद अब पुलिस जिहादी जो है वो आपको बता दें कि दबाव में लीपापोती करने पर उतर आई है। बता दें कि गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के गौतम नगर स्थित होटल प्राइड में हिंदू युवती के साथ ठहरे मुस्लिम युवक को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलते ही होटल पहुंचकर लव जिहाद की आशंका में दोनों को कमरे से बाहर निकाला। इस दौरान युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन अब पुलिस पूरी तरीके से उल्टी दिशा में काम कर रही है। मुस्लिम संगठनों की शिकायत पर कार्यकर्ताओं ने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये कहा गया पुलिस ने लव जिहाद की घटना को दबाने और हिंदू कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। दरअसल मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ होटल में ठहरा हुआ था। बजरंग दल की सतर्कता से साजिश पकड़ी गई, लेकिन अब मुस्लिम संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ये लव जिहाद की घटना को दबाकर उल्टा हिंदू संगठनों पर दबाव बनाना चाहते हैं। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि लव जिहाद की साजिश रचने वाले जब पकड़े जाते हैं तो वो उल्टा हिंदू संगठनों और पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं। भोपाल पुलिस की ये लीपापोती हिंदू जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जब हिंदू बेटी की सुरक्षा के लिए बजरंग दल जैसे संगठन सक्रिय होते हैं तो पुलिस उनका साथ देने की बजाय मुस्लिम दबाव में कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करने लग जाती है। लव जिहाद रुक नहीं रहा, बल्कि पकड़े जाने पर जिहादी ताकतें पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाकर मामले को घुमाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हिंदू बेटियों की सुरक्षा अब केवल हमारी अपनी जागरूकता और सतर्कता पर निर्भर है। जब तक पुलिस जिहादी दबाव में काम करती रहेगी तब तक हिंदुओं को खुद अपनी बेटियों की रक्षा करनी ही होगी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।